हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब बहुत अच्छे से हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का कंसेप्ट है। इससे पिछला कंसेप्ट था रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या था? रेजिस्टिविटी बेसिकली किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कॉपर वायर है तो मैं उसकी लेंथ को 1 यूनिट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट स्क्वायर अगर मैं ले लेता हूँ तो उस वायर की रेजिस्टिविटी उसकी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। और ये प्रॉपर्टी करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करती है। तो ये हमारा लास्ट कंसेप्ट था जो हमने पढ़ा। और आज का कंसेप्ट शुरू करने से पहले हमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टर शब्दों का फर्क क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, मान लीजिए रेजिस्टर की बात होती है और रेजिस्टेंस, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बट अक्सर हम ये फ़र्क भूल जाते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, रेजिस्टर एक टैंजिबल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। टैंजिबल माने हम उसको हाथ में पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसको सर्किट में लगाते हैं। रेजिस्टेंस उस कंपोनेंट की, उस रेजिस्टर की एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकती है या उसके फ्लो होने में रुकावट पैदा करती है। तो रेजिस्टर इज अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो ये मेन फर्क है। रेजिस्टर टैंजिबल है, हम उसको छू सकते हैं। ओके, अगर ये हमें डिफरेंस क्लियर हो गया तो अब हम चल सकते हैं हमारे आज के मेन कंसेप्ट पे, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब है कि ये जो रेजिस्टर्स हैं, जो टैंजिबल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, हम उनको सर्किट में कितने तरीकों से, कितने मेथड से लगा सकते हैं। उसको करने से पहले हम थोड़ा सा इनकी डायग्राम्स को देख लें। तो ये देखिए, एक रेजिस्टर को हम जिगजैग लाइन से डिनोट करते हैं और इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल सेल या बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा होता है और दूसरा नेगेटिव एंड से। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, ये है रेजिस्टर विथ फिक्स रेजिस्टेंस। बट कई बार हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर्स भी मार्केट में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपके पास किसी सर्किट में इस तरह की डायग्राम दिखाई पड़े कि एक जिगजैग लाइंस का रेजिस्टर हो गया और ऊपर एक एरो हेड, तो दिस इज नोन एज अ रियोस्टैट which has variable resistance. बेसिकली वेरिएबल का यहाँ पे मतलब है दैट इट्स रेजिस्टेंस इज ओवर अ रेंज। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 0.2 ओम से लेके 5 ओम तक की रेजिस्टेंस चाहिए तो इतनी अलग अलग तरह के रेजिस्टर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, एक रियोस्टैट परचेज कर लेते हैं। और ये कैसे काम करता है? रियोस्टैट ऐसा दिखता है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसके अंदर एक वायर कॉइल की गई होती है, ठीक है। और इस ट्यूब में एक एंड तो हमारे सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा एंड जो होता है इसके ऊपर एक हेडर लगा होता है, ठीक है, एक हेड लगा होता है जिसको हम ऐसे लेफ्ट राइट लेके जा सकते हैं। ये हेड जहाँ पे कनेक्ट होता है वहाँ से ये वायर जो है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट पे अगर इतनी वायर कॉइल में आ रही है तो हो सकता है इतने पॉइंट की रेजिस्टेंस 2 ओम हो। अगर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, आप इस हेड को राइट की तरफ शिफ्ट कर दें इस पॉइंट तक, तो हो सकता है यहाँ पे 4 ओम की रेजिस्टेंस आ जाए। कहने का मतलब ये हेड जहाँ पे टच करेगा, स्टार्टिंग से लेके वहाँ तक उतना कॉइल, उसकी रेजिस्टेंस इंक्लूड हो जाएगी। बाकी जितना कॉइल बचेगा उसकी रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा है, वो सर्किट के बाहर रहेगी। इस तरह हम एक रेंज में रेजिस्टेंस हासिल कर लेते हैं। इस नॉलेज के साथ हम यहाँ पे आते हैं वापस कि रेजिस्टेंस को कितने तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। एंड बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स। पहला मेथड है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा मेथड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या मतलब होता है इनका, आइए समझते हैं। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं।
मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं R1 ओम एंड R2 ओम, इनके नाम भी R1 और R2 मान लेते हैं, इनकी रेजिस्टेंस भी R1 और R2 ओम है। इन दोनों रेजिस्टर्स के दो दो एंड पॉइंट्स होंगे, इसके ए बी हैं, इसके सी बी। अब अगर मैं इन दोनों रेजिस्टर्स को इस तरह से ज्वाइन करूं कि इनका एक एक पॉइंट आपस में ज्वाइन हो जाए डायरेक्टली, जैसे ये देखिए मैंने पहले ए बी को लगाया, फिर सी डी को इस तरह लगाया कि बी और सी पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्ट हो गए, एक तरह से एक ही बन गए हैं। जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिखाई पड़े कि दो रेजिस्टर्स एक कॉमन पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, एक ही तरफ से कॉमन पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, उनके बाकी दोनों पॉइंट्स फ्री हैं, वो सर्किट में और एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पे उनका एक एक कॉमन पॉइंट है आपस में जुड़ा हुआ, तो समझ जाइए वो सर्किट सीरीज में। ये एक तरीका समझने का। एक तरीका और है, मान लीजिए ये जो ए पॉइंट है ये हाई पोटेंशियल पे है सर्किट में, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, एंड डी पॉइंट लो पोटेंशियल पे, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। नाउ वी नो कि एक सर्किट में सेल के बाहर, सर्किट के अंदर करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, हाई टू लो पोटेंशियल। तो हम मान लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन जो है वो ए टू डी है। अब करंट का क्या पाथ होगा, पहले करंट ए से बी पॉइंट पे जाएगा, अब बी और सी पॉइंट यहाँ पे एक हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, तो हम उनको इकट्ठे बी सी नाम दे देते हैं। सो करंट ए से बी सी पॉइंट पे गया और फिर वहां से डी पॉइंट पे गया। तो जब करंट को एक रेजिस्टर से दूसरे रेजिस्टर में जाने के लिए सिर्फ एक पाथ मिले, एक सिंगल पाथ, तो समझ जाइए कि वो सर्किट, वो दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में। सो दिस इज द मेथड टू गेट टू नो कि सर्किट कब सीरीज में होता है, और क्लियर होगा जब हम पैरेलल समझेंगे। आइए पैरेलल की तरफ ध्यान देते हैं। पैरेलल में सर्किट कब होता है, तो सेम दो रेजिस्टर्स हैं R1 R2 और ये उनके एंड पॉइंट्स हैं। अगर हम इन दोनों रेजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट करें कि इन दोनों के एक एक पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से, एक थर्ड कॉमन पॉइंट से जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पे ए और सी पॉइंट एक थर्ड कॉमन पॉइंट बी से कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ बी और डी पॉइंट्स एक फोर्थ कॉमन पॉइंट एस से कनेक्टेड है। तो जब भी दोनों तरफ से ये रेजिस्टर्स दो अलग अलग कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, लेफ्ट वाले इनके एंड्स एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो गए, राइट वाले इनके एंड्स एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो गए, तो समझ जाइए ये सर्किट पैरेलल है। दूसरा तरीका क्या है, हम मान लेते हैं कि पी पॉइंट हाई पोटेंशियल पे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन, एंड एस पॉइंट लो पोटेंशियल पे, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन। सो करंट जो है वो पी पॉइंट से एंटर कर रहा है सर्किट में एंड एस पॉइंट से बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे जाके दो वायर्स हो जाती हैं। अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा पानी की पाइप का एग्जांपल लीजिए। एक पानी की पाइप में अगर आगे जाके दो डिविजन्स हो जाए तो पानी दोनों में फ्लो करेगा, इक्वल फ्लो करेगा, अनइक्वल फ्लो करेगा, वो बात की बात है, वो भी बताएंगे, बट पानी डेफिनेटली जाएगा तो दोनों रास्तों से। तो उसी तरह अगर यहाँ पे करंट को एक से ज़्यादा रास्ते मिलेंगे तो करंट भी उन सभी रास्तों में जाने की कोशिश करेगा। तो जब भी whenever there is more than one path for current to flow, that means parallel combination, तो सर्किट parallel मेथड से कंबाइन है। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमें एक डेरिवेशन करनी है दोनों के लिए, एक डेरिवेशन सीरीज के लिए, एक पैरेलल के लिए, कि अगर हमारे पास सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। सेम हम पैरेलल के लिए भी डिराइव करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं सीरीज के लिए डिराइव करूंगा कि सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होती है। तो दिस इज अ डेरिवेशन टू कैलकुलेट effective resistance of resistors connected in series। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं, अभी दो रेजिस्टर्स क्या करते हैं,
Let's say these are two resistors R1 and R2. इन दोनों को मैं सीरीज में कनेक्ट करना चाहता हूँ और बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट करूँगा सर्किट में. सो लेट्स से दिस इज R1 R2, इस तरह से सीरीज में कनेक्ट होंगे और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे एक सेल का यूज करते हैं. यहाँ पे एक की लगा देते हैं और सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए एमीटर लगा देते हैं. एमीटर सीरीज में लगाया जाता है हमेशा, ये याद रखिए. सीरीज में आप कहीं भी लगा सकते हैं एमीटर को, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब है मैं इस एमीटर को दोनों रेजिस्टर्स के बीच में लगाऊं, लेफ्ट पे लगाऊं, राइट पे लगाऊं, सेल के लेफ्ट राइट, इस स्विच के लेफ्ट राइट, कहीं भी लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता. और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि जितनी ये वायर्स हैं जो कनेक्शंस करने के लिए यूज की जा रही हैं उनकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट हम मान के चल रहे हैं ताकि हमारी डेरिवेशन में सिर्फ इन दो रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस इंक्लूड हो. तो यहाँ पे ये एमीटर हो गया. अब एक बात जो ध्यान में रखने वाली है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो ये है कि पोटेंशियल और करंट इनका क्या रिलेशन है या इन पे क्या इफेक्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो ये देखिए जरा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए एक ही पाथ मिलता है. इसका मतलब है जब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, जैसे मैं ये सर्किट ज्वाइन करूंगा तो सभी रेजिस्टर्स में से जो करंट है वो सेम फ्लो होगा. लेट्स से वो टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I. तो सभी रेजिस्टर्स में से करंट सेम फ्लो होगा. इसलिए हम कहते हैं कि सीरीज में जो टोटल करंट होता है सर्किट में वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है. बट यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल का फर्क पड़ेगा. वो क्यों? लेट्स से यहाँ पे हमारे पास इस सेल का पोटेंशियल है 10 वोल्ट्स फॉर एग्जांपल. 10 वोल्ट्स का मतलब होता है कि 10 वोल्ट्स इस पूरे सर्किट में करंट को ड्राइव करने में काम आएगा. बट अगर हमें करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस. बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट तो फ्लो ही नहीं करता. इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल इक्वल नहीं हो सकता अगर करंट को वहां से फ्लो करवाना है. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो भी पोटेंशियल का गैप होगा वो इस रेजिस्टर ने कंज्यूम किए. फॉर एग्जांपल 10 में से 4 वोल्ट्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है. इसका ये मतलब है इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट के पोटेंशियल से 4 वोल्ट्स ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है. मान लीजिए ये पॉइंट है P पॉइंट और ये पॉइंट है Q पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट S पॉइंट मान लेते हैं. सो P पॉइंट पे पोटेंशियल Q पॉइंट से 4 वोल्ट ज़्यादा है. ये 4 वोल्ट का ये मतलब है, ये 4 वोल्ट कौन सप्लाई कर रहा है? ये 10 वोल्ट के सेल में से 4 वोल्ट आ रहा है. रिमेनिंग का 6 वोल्ट इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है. इसका ये मतलब है कि अगर करंट ने इधर को जाना है तो करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल ही जाएगा. तो Q और S पॉइंट में भी पोटेंशियल डिफरेंस है और वो 6 वोल्ट्स है. और 6 वोल्ट्स कौन कंज्यूम कर रहा है? हमारा रेजिस्टर. और प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये सेल. तो देखिए 4 + 6 = 10, क्योंकि हमने किसी और कंपोनेंट की रेजिस्टेंस नहीं इंक्लूड की तो वो पोटेंशियल भी नहीं इंक्लूड होगा. इसका ये मतलब हुआ कि जिन भी चीज़ों की रेजिस्टेंस होती है उन्हीं के अक्रॉस करंट को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है. जिनकी रेजिस्टेंस नहीं होती, जीरो होती है, उनके अक्रॉस करंट बिना पोटेंशियल डिफरेंस के ही फ्लो करता रहता है या उतना ही बना रहता है. बेसिकली ये मतलब हुआ इसका. सो ये तो एक एग्जांपल थी. अब हम अपने लॉजिक पे वापस आते हैं. कहने का ये मतलब है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस across resistors is different. It is not same. While current across resistors is same. This is very important concept. It is the main concept of this derivation. इसके ऊपर ही पूरी derivation based है. Using this concept, because
पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में डिवाइड होता है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और इनका पहले रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मैं यहाँ पे एक वोल्टमीटर V1 का यूज करता हूँ और सेकेंड रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम एक वोल्टमीटर V2 का यूज करते हैं। वोल्टमीटर्स हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, सीरीज में उनको कनेक्ट करके वो सारा करंट खुद ही कंज्यूम कर लेंगे, इसलिए वोल्टमीटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं कि टोटल पोटेंशियल का क्या मतलब है। अब देखिए जरा, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे दो रेजिस्टर्स ना होते, बल्कि मुझे कहा जाता कि जो इफेक्ट इन दो रेजिस्टर्स का इस सर्किट में है, मतलब इन दो रेजिस्टर्स को लगा के जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, उस करंट को बिना चेंज किए अगर मुझे इन रेजिस्टर्स को बदलना पड़े तो बताइए वो नई रेजिस्टेंस जो मैं लगाऊंगा वो कितनी होगी। दोबारा बताता हूँ, अगर मुझे सर्किट में करंट वही रखना है जो इन दो रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन दे रहा है मुझे, और फिर भी मैं चाहता हूँ ये दोनों रेजिस्टर्स को मैं रिप्लेस कर दूँ एक थर्ड रेजिस्टर के साथ, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो हम कहेंगे कि वो जो थर्ड रेजिस्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस इन दोनों के सीरीज रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो मान लीजिए कि मैं इन दोनों रेजिस्टर्स को रिमूव करके यहाँ पे एक थर्ड रेजिस्टर RS कनेक्ट कर देता हूँ। ये इकट्ठे नहीं कनेक्ट होने, या तो ये दोनों कनेक्ट होंगे या ये RS कनेक्ट होगा, बट कहने का ये मतलब है कि चाहे ये दोनों इकट्ठे कनेक्ट हो R1 R2 या फिर इनकी जगह RS कनेक्ट हो, सर्किट में करंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट ही RS है, इन दोनों का रिप्लेसमेंट ही RS है, उसकी रेजिस्टेंस उनके नेट सीरीज रेजिस्टेंस के बराबर है। कहने का ये मतलब है, तो अगर एक ऐसा RS डिवाइस RS रेजिस्टर लग जाए तो वो सारा का सारा पोटेंशियल यूज कर लेगा, क्योंकि एक ही तो रेजिस्टर है सर्किट में, तो सारा पोटेंशियल उसके अक्रॉस करंट फ्लो करवाने में ही लग जाएगा। तो मान लीजिए कि सारा पोटेंशियल भी है जो RS डिवाइस कंज्यूम कर सकता है, और जो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं वो छोटे छोटे रेजिस्टर कंज्यूम कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्यों? आपने अभी देखा, अगर 10 वोल्ट सेल ने सप्लाई किया तो 4 वोल्ट इसने लिया, 6 वोल्ट इसने, तो टोटल 10 वोल्ट हो गया। अगर इन दोनों को मैं रिमूव भी कर दूं तो ये दोनों पॉइंट्स में करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें RS को पार करना पड़ेगा, और वो तो इनका बस रिप्लेसमेंट है, तो उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही आएगा जो इन दोनों का सम था। तो यही लॉजिक है यहाँ पे जो बैकबोन का काम कर रहा है। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब हम ओम्स लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग ओम्स लॉ। Now Ohm's law states that V is equal to IR. This is the Ohm's law. So इस लॉ को यूज करते हुए टोटल वोल्टेज अगर V है तो मैं टोटल करंट क्या मान के चल रहा हूँ I, और टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज की रेजिस्टेंस है उसको हम मान के चल रहे हैं RS। दिस इज द वैल्यू ऑफ V। सिमिलरली V1 की वैल्यू क्या बनेगी, अब करंट तो सभी रेजिस्टर्स में से I फ्लो कर रहे हैं बिकॉज एक ही पाथ मिल रहा है, सो करंट सब जगह I है, सो करंट विल बी I, बट पहले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है R1, एंड व्हाट विल बी V2, इट विल बी I R2। इन तीनों वैल्यूज को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये बन जाएगा IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। IRS is equal to I common R1 plus R2, I से I cancel। So सीरीज में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए we have to do the normal algebraic sum of individual resistances। मैं इस पोर्शन को यूज करता हूँ। In series effective resistance is the
algebraic sum of all individual resistors or resistances connected in series। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 10 रेजिस्टर होते तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस होती R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू R10 तक ऐड होता। तो फॉर n resistors in series, Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 plus up to n Rn, ये होगा फॉर्मूला। एंड अगर एक स्पेशल केस की बात की जाए, फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ सीरीज की बात करें, स्पेशल केस दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ओनली फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ आर ओ। अगर हमारे पास सारे रेजिस्टर जो सीरीज में कनेक्टेड हैं वो सारे एक ही जितनी रेजिस्टेंस के हैं R और उनका नंबर है n, तो टोटल रेजिस्टेंस Rs विल बी n मल्टीप्लाइड बाय R। सिंपली हम उतने टाइम्स, फॉर एग्जांपल अगर सभी रेजिस्टर्स 2 ओम के हैं और 10 रेजिस्टर है, सो आप 2 प्लस 2 प्लस 2 10 बार ऐड करोगे वो 20 आएगा, दैट इज 10 इंटू 2। व्हाट इज 10? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। व्हाट इज 2? रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। सो जब भी हमारे पास आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का केस आता है तो हम सिंपली n इंटू आर करके टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से ये भी समझ आता है दैट सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ रही है क्योंकि आप सम कर रहे हो। एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये जो दो रेजिस्टर थे R1 एंड R2, इनकी वैल्यू थी 2 ओम एंड 4 ओम, ठीक है। तो सीरीज में आप करोगे Rs R1 प्लस R2 6 ओम, 6 2 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है। इसका ये मतलब हुआ कि सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आती है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आपने लगाई होती है उससे भी ज़्यादा होती है। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा करने की बारी आई, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो समझ जाइए कि आपको कनेक्शन सीरीज में लगाने पड़ेंगे। सो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होती है नेट रेजिस्टेंस Rs इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस के बहुत नाम है, वो सबसे बड़ी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आती है। अब हम देखते हैं कि पैरेलल में ये डेरिवेशन कैसे होगी। ओके देखिए, अगर यही हमारे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो ये सर्किट कैसे बनेगा। तो पहले एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टर है R1 और यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टर है R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा हमारे पास, ठीक है ना। दोनों ही रेजिस्टर्स दोनों तरफ दो अलग अलग कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। हम इन पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं, लेट्स से ए और बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो इस सर्किट में हमारे पास में एक सेल है, एक स्विच या की है और एमीटर हम कहीं भी लगा सकते हैं। एमीटर हम यहाँ नहीं लगाएंगे, पर करंट डिवाइड होने चलिए 3 एमीटर्स लगेंगे, यहाँ भी लगेगा। ये एमीटर ए हो गया, ये पूरे मेन सर्किट में लगा हुआ, दिस इज द मेन सर्किट। सो ये एमीटर हमें जो करंट की वैल्यू देगा वो टोटल करंट होगा। लेट्स से टोटल करंट है I, जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल लाइक दिस। ओके, अब जब करंट एंटर करेगा ए पॉइंट से सर्किट के अंदर तो उसको दो रास्ते मिल रहे हैं। सो नेचुरली द करंट विल डिवाइड, करंट के पास एक से ज़्यादा पाथ आया तो उसमें डिवाइड होना है। मान लेते हैं फर्स्ट रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I1 एंड सेकेंड रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इन पैरेलल
combination, total current divides, करंट हमेशा डिवाइड हो जाता है, बट ये ध्यान दीजिए कि मेन सर्किट में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक करंट ने पहुंचना है तो उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है वो सेम है। दोबारा समझिए, ए से बी को करंट ने जाना है तो करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल पे जाता है। डेफिनेटली ए पॉइंट पे हाई पोटेंशियल है और बी पॉइंट पे लो पोटेंशियल है, बट करंट यहाँ से डिवाइड हो रहा है और वहाँ पे दोबारा इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब करंट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है ना, और वैल्यू भी सेम है। तो करंट ने जब एक पोटेंशियल डिफरेंस लान के इकट्ठा ही होना है तो दोनों पॉइंट्स में जो दूरी है, जो गैप है, वो बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा दूरी का मतलब है पोटेंशियल की दूरी, पोटेंशियल का गैप, पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलवेज रिमेंबर कि पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस across resistors or components is constant or same। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है? पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या चीज डिवाइड मतलब चेंज हो जाती है? करंट। डिवाइड होने का मतलब है दोनों रेजिस्टर्स में अलग अलग करंट भी जा सकता है, बराबर भी जा सकता है, बट पूरे सर्किट के मुकाबले उसकी वैल्यू कम रहेगी क्योंकि वो बट गया है। सो ये चीज उल्टी है सीरीज के मुकाबले। दिस इज द बैकबोन कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं ना, बिल्कुल नासू मेन कंसेप्ट वही है कि सीरीज में जहाँ पे जो पिछला टॉपिक था सीरीज का टॉपिक, उसमें करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बदलता रहता है रेजिस्टर्स में। वहीं पैरेलल सर्किट में करंट बदल जाता है क्योंकि उसको मल्टीपल पाथवेज मिल जाते हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम रहता है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो लेट्स से टोटल करंट था I और वो डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में, I1 प्लस I2। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में किया था, अप्लाइंग ओम्स लॉ। अब देखिए इनमें करंट का वैल्यू अलग है तो हम यहाँ पे दो एमीटर और कनेक्ट करेंगे, A1 एंड यहाँ पे A2। बट क्योंकि इनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो सेम कनेक्ट करेंगे। लेट्स से यहाँ पे जो वोल्ट मीटर मैंने कनेक्ट किया है वो तो एक ही वैल्यू देगा बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सो वो V है। और जिस तरह से हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात की, मान लीजिए इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है Rp। मतलब अगर मेरे पास ये दोनों रेजिस्टर ना हो, उनकी जगह एक और रेजिस्टर हो Rp और उसको मैं सर्किट में कनेक्ट कर दूं तो भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस या करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है वो रेजिस्टेंस इनकी रिप्लेसमेंट है, मतलब वो इनके बराबर है, इनके इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे Rp का मतलब है इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस। शुरू करते हैं। सो अप्लाइंग ओम्स लॉ, I is equal to V upon R, this is the formula. So total current will be total potential V जो हमें सेल दे रहा है डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस जो कि है Rp, क्योंकि इनकी रिप्लेसमेंट Rp है। इसी तरह I1 will be V upon R1 and I2 will be V upon R2। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं और इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो ये बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, V अपॉन Rp इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। V अपॉन Rp इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, V से भी कैंसिल, 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। This is the formula for parallel resistance of a circuit. So this is the formula for parallel resistance of a circuit for two resistors जो कि पैरेलल में है। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। उससे पहले अगर हमारे पास for n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो,
n identical resistors, each of R O, दिस इज अ स्पेशल केस। तो क्या कंसेप्ट बनेगा, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इस तरह करते करते 1/Rn, बट सभी रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस बराबर है, सो 1/R प्लस 1/R, इस तरह करते करते 1/R, दिस इज n टाइम्स, so it will be n into 1/R, that is n/R, बट हमें तो Rp की वैल्यू चाहिए, सो रेसिप्रोकल कर दो, Rp विल बी R/n। सो जब भी आपके पास कहा जाए कि 15 रेजिस्टर हैं, सबकी रेजिस्टेंस 5 ओम है और पैरेलल में लगा दिए, बताओ नेट रेजिस्टेंस कितनी है, तो 15 रेजिस्टर है और सबकी 5 ओम रेजिस्टेंस, तो आप कहोगे सिंपल है, Rp इज R/n, हर एक की वैल्यू 5 ओम है और 15 रेजिस्टर है, सो 1/3 ओम मीन्स 0.33 ओम इज द नेट रेजिस्टेंस। और ये इस बात का भी सबूत है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम हो जाती है। आपके सामने एग्जांपल देखिए, आप हर रेजिस्टर 5-5 ओम का था, ठीक है, और 15 रेजिस्टर थे, बट जो आंसर आया वो 1 से भी छोटा है, 5 से कितना कम है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि जब भी रेजिस्टेंस कम हो रही हो सर्किट में, तो समझ जाइए कि कनेक्शंस पैरेलल में बनाए जा रहे हैं। पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस हमेशा सबसे छोटी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटी होती है। ये देखिए एग्जांपल, मान लीजिए ये जो मैंने डेरिवेशन की है, इसमें R1 की वैल्यू है 2 ओम जैसे पहले थी, और R2 की वैल्यू है 4 ओम, सो 1/Rp विल बी 1/2 प्लस 1/4, 2 और 4 कैल्शियम 4, 2 प्लस 1 दैट इज 3/4, सो Rp विल बी 4/3 ओम एंड दैट इज 1.3 ओम, जो कि सबसे छोटी रेजिस्टेंस 2 ओम से भी कम है। सो सीरीज में हमेशा नेट रेजिस्टेंस ज़्यादा आती है और पैरेलल में हमेशा नेट रेजिस्टेंस काफ़ी कम आती है।